नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और इस वक्त हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो 2019 के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे और यहां पर उन्होंने कहा कि कश्मीर सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का मस्तक है और विकसित कश्मीर ही यहां पर विकसित भारत की वानगी कहेगा। कई महत्वपूर्ण बातें यहां पर प्रधानमंत्री ने कही कि नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है और केंद्र सरकार के आज सतत विकास के जो कदम उठा रहे हैं आज उसके चलते आज हम एक नया कश्मीर देख रहे हैं। नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य को लेकर एक अलग सी चमक है और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यहां पर आपका दिल जीतने का मेरा प्रयास था और यही वजह है कि आपके प्यार का कर्ज चुकाने में वो किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यहां पर जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसकी प्राथमिकता है विकसित जम्मू कश्मीर। आज यही बात कहने प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि मन की बात में मैं हमेशा जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, जम्मू कश्मीर की जिक्र करता हूं। यहां के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यहां पर जब से शुरुआत हुई है विकास कार्यक्रमों की, आज जम्मू कश्मीर का युवा आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 के नाम पर देश को गुमराह किया और सबसे बड़ा जो परिवारवाद की राजनीति है उसका खामियाजा यहां भुगता जम्मू कश्मीर ने। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अपने परिवार को ही सिर्फ लाभ पहुंचाया। 370 हटने के बाद यहां के लोगों को नए अवसर मिल रहे हैं, नई राह खुल रही हैं, नए क्षेत्रों में उनका आगमन हो रहा है। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को वोट देने का अधिकार मिला। कई ऐतिहासिक चीजें हुई हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद। वाल्मीकि समुदाय की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। परिवारवाद पार्टियों ने यहां लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। सरकारी योजनाओं का लाभ पूरे देश को मिलता था लेकिन जम्मू कश्मीर इससे वंचित रह जाता था। परिवारवादी दलों ने बैंकों की यहां कमर तोड़ दी। कई जो व्यवसाय थे वो बंद हो गए, ठप हो गए, लेकिन उनको मिला है एक नया जीवन दान। जम्मू कश्मीर बैंक को बचाने के लिए बड़े सुधार किए सरकार ने और यही कारण है कि बीते कुछ समय में हजारों युवाओं को पारदर्शी तरीके से वहां पर नौकरी मिली है। फर्जी नियुक्तियों पर कार्रवाई हुई जम्मू कश्मीर बैंक में। अब पारदर्शिता के साथ वहां नियुक्ति हो रही है और सिर्फ उसी क्षेत्र में नहीं, तमाम क्षेत्रों में आज रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। डूबने वाले व्यवसाय, डूबने वाले बैंक आज करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। अब बैंकों में लोगों का डिपॉजिट 1.25 लाख करोड़ के पार जा चुका है। जम्मू कश्मीर का विकास विरोधियों को पसंद नहीं आ रहा है और यही वजह है कि अब भी वो बरगलाती जैसी अफवाह वाले बयान लगातार देते रहते हैं। परिवारवादी दल आज प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं। अब सब कह रहे हैं मैं हूं मोदी का परिवार। और आज के युवा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं उसकी झलक हमने देखी। अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर में विकास और तेज होगा। तमाम परियोजनाएं जिनकी शुरुआत की गई है वो बहुत जल्द जमीन पर उतरकर लोगों को फायदा पहुंचाएंगी। रमजान महीने की अग्रिम शुभकामनाएं भी यहां पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर वासियों को दी। महाशिवरात्रि की भी प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। कल महाशिवरात्रि का पर्व है जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज यहां मौजूद हूं आपके बीच, तो आइए आपको आने वाले रमजान के महीने की और साथ ही महाशिवरात्रि की भी आपको शुभकामनाएं देती हूं। तो इस नए जम्मू कश्मीर का दशकों से इंतजार था जिसकी आज हमने एक झलक देखी और हमारे साथ हमारी खास मेहमान आरती टिक्कू, वरिष्ठ पत्रकार, वो जुड़ चुकी हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आरती, यहां पर प्रधानमंत्री ने ब्रांड कश्मीर की बात की। यहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये ब्रांड कश्मीर
पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान के साथ जुड़ रहा है। पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि भारत की अलग पहचान हो रही है, जिस तरह का विकास यहाँ पर हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से वहां पर मौजूद लोगों के आंखों में वो सपने को देखते हुए ब्रांड कश्मीर की बात की। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ जब आर्टिकल 370 हटा है, उसके बाद से कश्मीर में एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर प्रधानमंत्री का पहली बार उन्होंने यहाँ पर रैली की। किस तरह से देखते हैं पहली प्रतिक्रिया जो वहाँ पर भीड़ उमड़ी थी और जो लोगों ने वहाँ पर सीधे प्रधानमंत्री से जो बात कही? देखिए, बहुत ऐतिहासिक विजिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि 370 2019 में हटाया गया था और बहुत जो परिवारवाद की जो राजनीति खेलते हैं, स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, आपको याद होगा उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे भारत का झंडा कोई नहीं उठाएगा अगर 370 हटाया गया। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ खून की नदियां बहेंगी। उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर जलेगा। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे भारत का नाम कोई लेगा नहीं। और 5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि जितनी भी उनकी धमकियां थी इन परिवारवादी पार्टियों की, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी खासकर, उनकी धमकियां बिल्कुल खोखली निकली, क्योंकि कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के जो निवासी हैं, उन्होंने साबित किया कि वो भारत, एक विकसित भारत में वो विश्वास रखते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी जी की कश्मीर पॉलिसी पिछले 5 साल में जो चली, वो उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। और वही कारण है कि हमने 15 अगस्त को भी भारत के झंडे हमने देखे कश्मीर में, और आज भी इतनी बड़ी तादाद में हमने लोग देखे जिसकी कल्पना हम 2019 से पहले नहीं कर पाते थे, क्योंकि कश्मीर का जो ब्रांड है वो सिर्फ एक नोटोरियस ब्रांड दिखाया जाता था इंटरनेशनल मीडिया में। नेशनल मीडिया में सिर्फ आतंक ही दिखता था कश्मीर में सिर्फ तबाही, और सिर्फ एक जो बहुत जो मैं कहूँगी एक बहुत कठिन दौर जो कश्मीर के निवासियों ने देखा, 30 साल देखा, 1989 से लेकर 2018 तक। तो वो मुझे लगता है कि वो जो मैं कहूँगी बहुत ही गलत किस्म का जो एक नैरेटिव था, नेगेटिव नैरेटिव था कश्मीर के बारे में, वो जो बादल थे, काले बादल थे, वो छट गए। क्योंकि आज की डेट में कश्मीर ब्रांड, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की अपने भाषण में, कि लोग यहाँ पे आते हैं, इंटरनेशनल लेवल के स्टार्स, नेशनल लेवल के स्टार्स। अभी हाल में सचिन तेंदुलकर आए, उन्होंने जिस तरह की दौरा किया कश्मीर में, वो बर्फ में खेल रहे थे अपने परिवार के साथ, आम कश्मीरी लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे सड़कों पे। जिस तरह का अब वो एक कल्चर सा बन गया है कि कश्मीर में आना है, कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाना है, और फिर उनके ही वीडियोस हम पूरा देखते हैं, पूरी दुनिया में वायरल हो रहे होते। तो कश्मीर की जो नेगेटिव इमेज थी वो बदल रही है, पिछले 5 साल में बदल चुकी है, और पॉजिटिव इमेज जो निकल के आ रही है, जिसकी वजह से टूरिज्म बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास जो हमने देखा, इस बड़ी तादाद में लोग नहीं आते अगर तो कोई विश्वास नहीं होता प्रधानमंत्री मोदी पर या उनकी पॉलिसी पे। जो कश्मीर की पॉलिसी उनकी पिछले 5 साल की है, अगर उस पे भरोसा नहीं होता तो लोग नहीं आते। हम वही जो दौर हमने देखा, आपको याद होगा, एक दौर था कश्मीर में जब सिर्फ स्टोन पेल्टर्स दिखाई देते थे सड़कों पे। एक दौर था जब सिर्फ एनकाउंटर्स के वीडियोस देखते थे, एनकाउंटर्स की न्यूज आती थी, और हर फिल्म में सिर्फ आतंक ही दिखाई देता था। तो वो पिछले 5 साल में बदल गया। आज हमने कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं देखी, कोई हमने हमला नहीं देखा, कोई हमने नारेबाजी नहीं देखी। जो बदतमीजियां होती थी सड़कों पे और जिस तरह की हरकतें होती थी, वो वैसा कुछ भी नहीं है। 5 साल में एक नया माहौल निकल के आया है। मुझे लगता है वो नया कश्मीर की जो नींव प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले रखी थी, आज उसी नींव पर एक बहुत अच्छी इमारत हमें दिख रही है, और वो इमारत आगे बढ़ेगी और बड़ी होएगी। और यही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज का विजिट था, उससे मुझे सबसे बड़ा मैसेज यही मिलता है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगी कि उन्होंने 2-4 मुद्दे जो उठाए
उस पे बहुत गहराई से लोगों को समझना चाहिए और विचार करना चाहिए कि उन्होंने कहा क्या। कि जो परिवारवाद के जो चैनल्स थे, यहाँ पे परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स थी, उन्होंने किस तरह कश्मीर को वो जो अंधेरे में धकेला, 70 साल उन्होंने अंधेरे में रखा जम्मू कश्मीर को, जहां पे आम लोग, आपने देखा होगा जो आम लोगों की जो आज वीडियो दिख रही थी, टेलीविजन पे दिख रहा था, उसमें हमने पहाड़ी लोग देखे, उसमें हमने दूर दराज के लोग देखे, हमने कुपवारा के लोग देखे, हमने शोपियां के लोग देखे, हम लोगों ने बच्चे जो इन्हीं दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट से है और तहसीलों से है, उनकी आवाज सुनी। उनका जो कहना था कि उन्होंने जैसे खुद इनिशिएटिव्स लिए और फिर सरकार ने उन्हीं इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया, उनकी मदद की और उन इनिशिएटिव से उन्होंने अपनी तकदीर बनाई। तो ये कि जो ये परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने इन जैसे वंचित लोगों को, इन जैसे वंचित समुदायों को जिस तरह से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी 70 साल में, लेकिन प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं पिछले 5 साल में, उन्होंने किस तरह से आम जनता की जो जीवन है ट्रांसफॉर्म किए हैं, पॉजिटिव वे में जिस तरह बनाए हैं, उसकी सराहना मतलब जितनी की जाए उतना कम है। और साथ ही साथ ये भी कि इन्हीं परिवारवादी पार्टियों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जिस तरह से कश्मीर का पैसा लूटा जेके बैंक के द्वारा, वो एक अलग स्कैंडल है, वो एक अलग स्कैम है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि कैसे खोखला किया था जेके बैंक का। कितना पैसा जम्मू कश्मीर के लोगों का, आवाम का पैसा जो डिपॉजिट किया जाता था, कहाँ गया वो पैसा। और वो जेके बैंक ने इतना खोखला कर दिया कि सरकार को, मोदी सरकार को उनकी मदद करने के लिए जेके बैंक, मतलब कि आम जनता का जो पैसा था उनकी मदद करने के लिए मोदी सरकार को पैसा डालना पड़ा, इसको बचाना पड़ा, लोगों के जो सेविंग्स थी उनको बचाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने की है, और मुझे लगता है कि आम जनता को भी समझ जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो लूटा कश्मीर की जनता, गरीब जनता को, एससी, एसटी, पहाड़ी, गुज्जर, दलित्स, जिनको वंचित रखा और जिनका पैसा लूटा, गरीब कश्मीरी हिंदुओं का पैसा लूटा, वो भारत सरकार ने, वो मोदी सरकार ने वापस किया और इनको बचाया, लोगों की सेविंग्स को बचाया। तो यह बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने की। बिल्कुल, और जिस सफलता की इमारत की आप बात कर रहे हैं, वो इमारत आज ये कश्मीर के युवा ही बना रहे हैं। आज जो देश भर में योजनाएं लागू कर रहे हैं मोदी सरकार, वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी मिल रही है। आज हमने देखा कितनी बेबाकी से वहाँ के जो दूर दराज के गाँव के बिल्कुल वंचित तबके के लोगों ने सीधे प्रधानमंत्री से बात की और कहा कि किस तरह से उन्होंने 2 बक्सों की शुरुआत की थी और आज किस तरह से वो हजारों लाखों का उनका टर्नओवर पहुंच चुका है। आपको लगता है कि जो योजनाएं हैं, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, ये योजनाएं नहीं हैं, आज जमीन पर ये योजनाएं पहुंच रही हैं और उनका असर दिख रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? देखिए, मैं गांव यहाँ घूमती हूँ कश्मीर में, अभी श्रीनगर से ही बात कर रही हूँ, और मैंने आम जनता के साथ बात की है, और मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि प्रधानमंत्री की जितनी भी विकास के लिए योजनाएं हैं या गरीब लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, वो कश्मीर के चप्पे चप्पे में आपको वो योजनाओं के जो बेनिफिशियरीज है वो मिलेंगे। वो ऐसा नहीं है कि कई लोगों का जो मानना था कि ये बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार कुछ खास समुदायों के लिए काम करती है और कुछ समुदायों के लिए काम नहीं करती है। आपने आज खुद देखा कि जो जवान बच्चे कश्मीर में जिन्होंने तशद्दुद देखा, जिन्होंने इतना खून खराबा देखा पिछले 30 साल में, वो आज प्रधानमंत्री की जो विकास की योजनाएं हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की योजनाएं हैं, जो गरीबों की योजनाएं हैं, उसके वो हकदार भी है और बेनिफिशियरीज भी है। और वो इसलिए संभव हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती,
वो ये नहीं देखती कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, वो ये नहीं देखती है कि कौन अपर कास्ट है कौन लोअर कास्ट है। वो ये देखती है कि जो वंचित समुदाय है, जो जिनके पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी पिछले 70 साल में, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जिनके पास कोई भी मैं कहूँगी एवेन्यूज नहीं थे, वो समुदायों के पास प्रधानमंत्री योजनाओं की वजह से बहुत उनकी जीवन में बदलाव आया है, तब्दीली आई है। और वो इसलिए हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो वो ट्रांसपेरेंट है, वो अकाउंटेबल है। वो चूंकि ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, तो लोगों के मन में विश्वास है कि वो सारी चीजें कर सकते हैं जो श्रीनगर के चंद फैमिलीज, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज और कुछ और फैमिलीज जो है, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के दोस्त, जिन्होंने यहाँ पे पिछले 70 साल में इसको अपना एक रजवाड़ा बना के रखा था, उन्हीं की फैमिलीज सिर्फ बेनिफिट लेती थी। और इतना जो भारत सरकार का पैसा था, कश्मीर की गरीब जनता का पैसा था, जिसकी लूट मचाई उन्होंने। और उनको ये पसंद नहीं है कि टूरिज्म हो रहा है, उनको ये पसंद नहीं है कि भारत के अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, पैसा खर्चा रहे हैं, यहाँ की जनता को दे रहे हैं। उनको इस बात से तकलीफ है क्योंकि उनको लूट करने का मौका नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ये बात साफ कर दी कि वो लूट अब नहीं चलेगी। परिवारवाद की जो राजनीति थी, जो लंबे वर्षों से चली आ रही थी, वो लूट खसोट वो अब नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरती टिक्कू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एमजीपी में अपनी बात साझा करने के लिए। तो हमने देखा किस तरह से आज इतनी भारी संख्या में युवा परिवार पहुंचे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और उनसे बेबाकी से बात की। अपने जो सपने उन्होंने देखे थे अपने जीवन को लेके, वो साकार हो रहे हैं और उनको भी साझा किया प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री ने आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से आह्वान किया कि कैसे ब्रांड कश्मीर को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कश्मीर जो है वो भारत का मस्तक है और विकसित कश्मीर ही विकसित भारत की झलक को और मजबूती से गढ़ता नजर आएगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात ताजा खबर की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता शाहजहां शेख को आज CBI विशेष अदालत में पेश कर सकती है। शाहजहां शेख को कल कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती के बाद CBI को सौंप दिया गया था। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में 5 जनवरी को ED की टीम TMC नेता शेख शाहजहां के घर छापा मारने पहुंची थी
और इस दौरान शेख के समर्थकों ने टीम पर जानलेवा हमला किया था। इसमें कई अफसर घायल हुए थे। इसके बाद मुख्य आरोपी शाहजहां 55 दिन तक फरार रहा। पश्चिम बंगाल सरकार पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पड़ने के बाद पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा। वहीं शाहजहां शेख पर संदेशखाली की महिलाओं ने यौन अत्याचार, हिंसा और जमीन हड़पने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच बीजेपी की महिला नेताओं की एक टीम संदेशखाली में गांव की महिलाओं से बात करने पहुंची। 8 मार्च के महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी भी आज रैली निकाल रही हैं। तो टीएमसी से अब निष्कासित हैं शेख जहां और सीबीआई कस्टडी में शाहजहां। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय आज बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष सुकांत मंजुमदार और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में वो शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं ऑल इंडिया टीम में शामिल हो गया हूं। मैं टीम के अनुशासित सिपाही के रूप में काम करना चाहता हूं। अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि उनका लक्ष्य पश्चिम बंगाल से एक भ्रष्ट पार्टी को राज्य से बाहर करना है। संदेशखाली मामले में ममता सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि संदेशखाली की घटना बहुत ही बुरी घटना है। उनका कहना है कि भाजपा संदेशखाली में उत्पीड़ित लोगों का मुद्दा उठा रही है। Today's joining is nice. The way they have welcomed me is overwhelming for me. Corruption issue, everybody knows corruption is to be fought. It is a very bad incident, very bad incident. The state leaders have gone there. They have been prevented from reaching there. And despite that, they have reached. They have stood beside the ladies and the females there. And BJP is taking the cause of the oppressed persons in Sandeshkhali. और क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत बख्शी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अदालत के सख्ती से अदालत ने कहा है कि भाई सीबीआई को सौंपा जाए शेख शाहजहां को। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? सबसे पहले देखिए, जय एक छोटा सा कानूनी पेच में फंसा हुआ है। तो ये शेख शाहजहां की जो कोर्ट में पेशी है, कहना यह है कि जो कस्टडी ट्रांसफर हुआ है, मतलब सीआईडी या बंगाल पुलिस को जो कस्टडी दिया गया था, वो कस्टडी ट्रांसफर हुआ है सिर्फ। तो हो सकता है कि सीबीआई को अगले शनिवार तक, जब तक ये कस्टडी दिया हुआ है अदालत की तरफ से ऑलरेडी, तो हो सकता है कि शनिवार तक सीबीआई को शेख शाहजहां को लेकर कोर्ट में पेशी ना करना पड़े। तो इसी में थोड़ा सा जो सीबीआई की तरफ से वकीलों के साथ बात करके कानूनी सलाह लेकर जो सुबह बताया गया था कि पेश किया जाएगा, लेकिन अब इसके बारे में तो थोड़ा बहुत कानूनी सलाह लिया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि जो 10 दिन की पुलिस कस्टडी है उसको खत्म करके तो यहाँ को सीबीआई अपने जो स्पेशल कोर्ट है उस कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज ये कोई नहीं किया जाएगा, इसका सलाह लिया जा रहा है फिलहाल। बिल्कुल, यहाँ पर महिला दिवस पर ममता बनर्जी मार्च जरूर निकाल रही हैं प्रसन्नजीत, लेकिन अगर हम बात करें तो उनकी जो अपनी टीम है वो तो उनके साथ छूटती नजर आ रही है। यहाँ पर अभिजीत गंगोपाध्याय जिस तरह से भाजपा में शामिल हुए, क्या कुछ और यहाँ पर इसको लेकर खबर मिल रही है? खुले तौर पर उन्होंने संदेशखाली पर यहाँ पर ममता सरकार को घेरा है। ऐसे में खबरें और भी आ रही हैं कि यहाँ पर ममता बनर्जी की टीम में भी यहाँ पे बड़ा सुराग लग चुका है। बिल्कुल, जैसे देखिए कल हमने देखा कि तापो सुराग है, हो सकता है कि कहने के लिए एक मामूली सा विधायक है, लेकिन वो 6 बार की विधायक है, सुलझे हुए पॉलिटिशियन है और पहला दिन से ममता बनर्जी का साथी हुआ करते थे। और आज की जितने सारे तृणमूल कांग्रेस के नेता है, सब लोग ये तापस राय के नेतृत्व में काम करते थे। वो तापस राय कल बीजेपी का दामन थामा और तृणमूल का हर पोस्ट से रिजाइन किया, विधायक पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया। ये तो एक हिस्सा जहां इसके लोग अब ये सोचने लगे हैं
बिल्कुल यहाँ पर और ममता बनर्जी खुद एक शाहजहां की संरक्षण की कोशिश की है, उसके बाद इन लोगों सोच रहे। बिल्कुल यहाँ पर ममता बनर्जी के जबरदस्त संरक्षण के बावजूद भी यहाँ पर उनकी टीम जो है वो तितर बितर होती नजर आ रही है। यहाँ पर प्रसन्नजीत ये भी जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से आपने कहा कि एक यहाँ पर कानूनी पेच फंस गया है और शेख शाहजहां को लेकर संक्षिप्त में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? यहाँ पर इतने लंबे दिनों की फरारी के बाद उस पर शिकंजा कसा है, कोर्ट भी काफी नाराज है, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाकी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सीबीआई की गिरफ्त में है शेख शाहजहां। ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ करना पड़ेगा। कहानी यह है कि पुलिस कस्टडी जो दिया गया था और कोर्ट की तरफ से कस्टडी ट्रांसफर बताया गया था, तो क्या उसी कस्टडी को आगे जाके शनिवार तक रखा जाए बीजेपी सीबीआई की तरफ, और नहीं कि सीबीआई को अलग से अपना कस्टडी लेना पड़ेगा। ये सलाह, कानूनी सलाह सीबीआई की तरफ से लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर 55 दिन की फरार होने के बाद शेख जहां आखिर उनकी गिरफ्तारी हुई, अब सीबीआई को उसे सौंपा जाना है और संदेश खाली की महिलाओं को जो इंसाफ का इंतजार है वो अब देखते हैं कब तक निकल कर आता है। खबरों में यहां पर आगे बढ़े। पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो पंजाब में आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे ताकि राज्य में हालात बिगड़ जाएं। दोनों आतंकी अमेरिका में छिपे बैठे हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासियान के मॉड्यूल में थे, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा और अरमानिया में बैठे शमशेर सिंह उर्फ शेरा के लिए काम करते हैं। आरोपियों से पुलिस ने 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और कारतूस बरामद हुए हैं। इस मामले में अमृतसर स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल द्वारा यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पंजाब पुलिस ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया तो इन्हां दे कोलों पिस्टल्स ते सोफिस्टिकेटेड वैपन्स रिकवर किए गए। यूएसए बेस्ड हैप्पी पासिया ਅਤੇ पाकिस्तान बेस्ड हरविंदर रिंदा इस मॉड्यूल ਨੂੰ ऑपरेट करते ਸੀਗੇ ਤੇ यूएपीए ਦਾ केस दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पॉसिबल टारगेटेड किलिंग्स एवर्ट हुई हैं, फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेजेस एक्सप्लोर किए जाएंगे ते पंजाब पुलिस इज फुली कमिटेड टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन द स्टेट। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के निर्देश पर एसआईटी ने राज्य में अवैध मदरसों के संबंध में जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। एसआईटी रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें करीब 13,000 मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। जांच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया है उनमें से अधिकतर नेपाल सीमा पर स्थित हैं। यह कहा गया है कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में खाड़ी देशों से प्राप्त धन से किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन मदरसों से उनकी आमदनी और खर्च का ब्यौरा मांगा गया तो अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया है, लेकिन चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके। जांच में कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं। आपको बता दें कि शुरुआती जांच के बाद एसआईटी ने सीमावर्ती इलाकों में स्थित मदरसों में करीब 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका जताई थी, जिसके चलते यूपी सरकार ने सभी मदरसों की जांच करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले योगी सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे करवाया था। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। इन सबके बीच आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर देश के खिलाफ गतिविधियां होंगी तो जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा। यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाएं वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या नहीं।
और लखनऊ से संवाददाता रामेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, यहाँ पर एसआईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। क्या कुछ तैयारी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं सरकार की ओर से? देखिए, सरकार को लगातार इनपुट मिलता रहा कि जो नेपाल का बॉर्डर एरिया है, जो तराई क्षेत्र है, वहाँ मदरसों की संख्या बढ़ गई है। और 10 साल पहले अगर आप देखिए, एक दंगा हुआ था बहराइच में, तो जो दलित आबादी थी उसको भगाया गया, उसके घर पे लूट की गई, उनके महिलाओं के साथ बेइज्जती की गई। तो जो एक वर्ग है, जो नेपाल का जो तराई वाला हिस्सा है, 1971 के बाद एक पूरा वर्ग उसमें काम कर रहा है, कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियां काम कर रही है। उनको लगता है कि जो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्थापित गलियारा बनाएंगे कि पाकिस्तान से लेकर के और बांग्लादेश तक को पूरा गलियारा काम करेगा, उसमें मुस्लिम आबादी को बताया गया। आपको याद होगा कि कांग्रेस शासन में बहुत लंबे वक्त तक नेपाल से वो गतिविधियां संचालित की जाती रही, कई मर्डर हुए, कई अनाधिकृत गतिविधियां देश में संचालित की जाती रही। तो सरकार का इस पर ऐसा नहीं कि निगाह रही थी, इनपुट ज्यादा मिला तो उस पर कार्रवाई की संकेत दी गई। एसआईटी ने जब पूरी रिपोर्ट बनाई तो उसमें देखा कि 13,000 मदरसे उन क्षेत्रों में बनाए गए जहां पर ये मदरसे नहीं होने चाहिए थे, और उनका कोई सरकार के पास लेखा जोखा नहीं था। सरकार के पास जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, और योगी सरकार इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला और देश से जुड़ा हुआ मामला है कि उस हिस्से से कोई ऐसी अनैतिक गतिविधियां ना हो, देश के लिए नुकसानदेह हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र हमसे जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। तो यहाँ पर एसआईटी रिपोर्ट में बड़ी संख्या में जो अवैध मदरसे हैं उनको लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। तो यहाँ पर सरकार की ओर से कार्रवाई की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पर हम आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़े। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा समृद्ध होता जा रहा है। जेडीयू, आरएलडी और तमिल मनीला कांग्रेस ने पिछले दिनों एनडीए में शामिल हो गए। अब खबर आ रही है कि उड़ीसा में बीजू जनता दल भी चुनाव से पहले फिर एक बार गठबंधन कर सकती है। इसको लेकर बीजेडी ने पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में हाई लेवल मीटिंग की है, और चर्चा जोरों पर है कि 15 साल बाद फिर ये मिलन हो सकता है। बल्कि ये भी बात सामने आ रही है कि 14 सीट पर बीजेपी और 7 सीट पर बीजेडी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इसका जल्द ही ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। बीजेडी संसद में कई विधेयकों पर बीजेपी का समर्थन करती रही है। आपको बता दें कि बीजेडी वाजपेयी जी के समय में एनडीए का हिस्सा थी। 1997 में पहली बार सांसद बनने के बाद नवीन पटनायक वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, और इसके बाद साल 2000 में बीजेडी ने एनडीए के साथ मिलकर उड़ीसा का विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसके बाद नवीन पटनायक पहली बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। और यहां पर बात कर लेते हैं केरल की। आर्थिक संकट से जूझ रही केरल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य को तत्काल आधार पर उधार लेने की अनुमति दे। यह आदेश तब आया जब दक्षिणी राज्य सरकारी कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए संघर्ष कर रहा है। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों को उधार से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए सचिव स्तर की बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया। राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसों की कमी है। तो यहां पर वेतन पेंशन के केरल सरकार के पास उनके पास पैसा ही नहीं बचा है, और केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का अगुवाई वाली वामपंथी सरकार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डावाडोल नजर आ रही है। राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसों की कमी है, और सुप्रीम कोर्ट ने राजकोषीय कुप्रबंधन पर चिंता जताई। तो केरल में वित्तीय संकट के लिए केंद्र सरकार ने सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, और केंद्र से मिली इस मदद से केरल को अपनी ओवरड्राफ्ट की सीमा को कम करने में मदद मिलेगी। प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति के चलते इस माह के लिए वेतन जो दायित्व हैं उनको पूरा कर पाने की सरकार की क्षमता के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है। और केरल सरकार पर बोलते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि केरल के खर्चे बीते कुछ वर्षों में बेतहाशा बढ़े हैं। 2018 और 19 के बीच केरल राज्य का व्यय उसकी राजस्व आय का 78% आंका गया था। राजकोषीय घाटा 2017 और 18 में 2.4% से बढ़कर 2021 और 22 में 3.1% हो गया। तो केरल में वित्तीय संकट
बात करें कर्नाटक सरकार की तो उसका एक अजीबोगरीब फैसला सामने आया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा के दौरान छात्रों को केवल कैशमेंट पेपर ही दे और आंसर शीट्स छात्रों को खुद लाने के लिए कहा गया, यानी कि उन्हें सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आंसर शीट वो खुद लाएं। ये निर्देश विशेष रूप से कक्षा 5, 8 और 9 के लिए है। इसके अलावा आंसर शीट का मूल्यांकन ब्लॉक स्तर पर करने का भी फैसला किया गया है। भाजपा ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कर्नाटक को दिवालियेपन की ओर धकेलने वाली कांग्रेस सरकार अब छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं लाने के लिए मजबूर कर रही है। ये सरकार पद पर बने रहने की गरिमा को खो चुकी है। तो यकीनन एक अजीबोगरीब फैसला यहां पर कर्नाटक सरकार का। सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट्स घर से लाएं। मिड डे प्राइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। पॉलिसी बाजा करा जिदुषा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। जम्मू कश्मीर को विकास की अनेकों सौगात देने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में अपने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न केंद्र सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से मिले लाभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने आभार जताया। तो यहां पर प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक दौरा, जहां पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, शुरुआत की और साथ ही वहां पर मौजूद लाभार्थियों से संवाद भी किया। मेरा नाम नाजिम नजीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण
स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। तो व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और अब स्वीट रेवोल्यूशन। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा समृद्ध होता जा रहा है। जेडीयू, आरएलडी और तमिल मनीला कांग्रेस ने पिछले दिनों एनडीए में वो शामिल हो गए। अब खबर आ रही है कि ओडिशा में बीजू जनता दल भी चुनाव से पहले फिर एक बार गठबंधन कर सकती है। इसको लेकर बीजेडी ने पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में हाई लेवल मीटिंग की है और चर्चा जोरों पर है कि 15 साल के बाद फिर से मिलन हो सकता है। यानी कि बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर भी बीजेडी में सहमति बनने की खबर है। तो क्या साथ आएंगे बीजेपी बीजेडी और 14 सीट पर बीजेपी और 7 सीट पर बीजेडी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, ऐसी खबर है। इसका जल्द ही ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। बीजेडी संसद में कई विधेयकों पर बीजेपी का समर्थन करती रही है और आपको बता दें कि बीजेडी वाजपेयी जी के समय में एनडीए का हिस्सा थी। 1997 में पहली बार सांसद बनने के बाद नवीन पटनायक वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे और इसके बाद साल 2000 में बीजेडी ने एनडीए के साथ मिलकर उड़ीसा का विधानसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद नवीन पटनायक पहली बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। We had a high-level meeting in the party under the chairmanship of Honorable President of the party, Shri Naveen Patnaik ji, and we discussed all the aspects of the coming elections, and also we discussed what is in the grapevine or what is in the media. And we all decided unanimously, the party decided that what is best in the interest of the state, the party should take a call on that. टिपरा मोथा के वरिष्ठ नेता अनिमेष देव वर्मा ने आज त्रिपुरा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली। अनिमेष देव वर्मा के अलावा बृषकेतु देव वर्मा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन के दरबार हॉल में एक समारोह में राज्यपाल नल्लू इंद्रसेन रेड्डी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री माणिक साहा, उनके कैबिनेट सहयोगी टिपरा मोथा, सुप्रीमो प्रद्योत देव वर्मा और सत्तारूढ़ दलों के कई नेताओं के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नई नियुक्तियों के साथ राज्य में अब मुख्यमंत्री माणिक साहा सहित 11 मंत्री हैं। नियमों के मुताबिक राज्य में सीएम समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों ने सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए दिल्ली में टिपरा मोथा, त्रिपुरा सरकार और केंद्र के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहां पे सरकार का हिस्सा बनी टिपरा मोथा राज्य सरकार में शामिल हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज राजधानी नई दिल्ली में मुद्रा स्वास्थ्य पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस अवसर पर CFQCTI पोर्टल, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम और कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सतही स्तर पर सफलता पाना नहीं है। सहजता के साथ जुड़ते हुए सारी सूचनाओं को उपलब्ध कर न केवल अपने लिए, न केवल अपने देश के आवश्यकता के लिए, न केवल आर्थिक स्वावलंबन के लिए, बल्कि अपनी आवश्यकता के साथ साथ, देश की आवश्यकता के साथ साथ दुनिया के बाजार को भी हम इसके दायरे में इस तरीके से जोड़े कि एक तरफ हमारी देश की जो मृदा है उसका स्वास्थ्य और उसके साथ साथ उसकी उपज के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य और इसके साथ साथ ही हम अपने देश की आवश्यकता को पूरी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार के माध्यम से एक नया क्षितिज का निर्माण कर सके।
मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, उन्हें मुआवजा देने के संबंध में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्होंने खुद 12-13 गांव में प्रशासनिक स्वीकृति पत्र वितरित किए हैं। 48 घंटे में पहले भी कभी इतिहास में मूल्यांकन और मूल्यांकन के साथ प्रशासनिक स्वीकृति पत्र मुआवजा के लिए कभी नहीं दिया गया, जो इस बार दिया गया। मैं मोहन यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रशासन को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। 29 गांव गुना का 2 विधानसभाओं में और 81 गांव अशोकनगर में प्रभावित है। शिवपुरी में करीब 50-60 गांव प्रभावित है, ज़्यादा करके करेरा क्षेत्र में, शिवपुरी और पिछोड़ में भी प्रभावित हैं। तो इस लपट में करीब 60-65 हजार किसान आए, सभी का मूल्यांकन हुआ है और मैंने स्वयं 12-13 गांव में प्रशासनिक स्वीकृति पत्र स्वयं वितरित किए। मुआवजा राशि 20,000 से 1,25,000 तक। तो यहां पर ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। और आइए अब अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में किसानों के नामांकन की संख्या में 27% का इजाफा हुआ है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। पीएमएफबीवाई के तहत पिछले 8 वर्ष में 56.80 करोड़ किसानों के आवेदन नामांकित किए गए हैं। इनमें से 23.22 करोड़ से ज्यादा कृषि आवेदकों को अपने दावे का भुगतान मिला। इस दौरान किसानों ने प्रीमियम के अपने हिस्से के तौर पर करीब 31,139 करोड़ रुपए चुकाए, जिसके आधार पर उन्हें 1,55,977 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम एक मांग आधारित योजना है, जो राज्यों के साथ साथ किसानों की खुद की इच्छा पर निर्भर करती है। इसमें वर्ष 2021 और 22 के दौरान 33.4% और 2022 से 23 के दौरान 41% की वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के तहत बीमित कुल किसानों में से 42% गैर ऋणी किसान हैं। और हाल ही में नास्कॉम के एक अध्ययन के मुताबिक भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 2030 तक जीडीपी की वृद्धि को 3 गुना तक बढ़ाने की क्षमता है। भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत के डिजिटल समावेशन में तेजी शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक डीपीआई की हिस्सेदारी जीडीपी में लगभग 4.2% तक बढ़ सकती है, जो 2022 में 0.9% से अधिक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई सामान्य प्लेटफॉर्मों या नेटवर्क का एक सेट है, जिसका उपयोग नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आधार, यूपीआई और फास्टैग जैसे डीपीआई को देश में तेजी से अपनाया गया है। और खेल जगत की कुछ खबरों पर आइए नजर डाल लेते हैं। और खेल जगत की खबरों को बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव। आइए रुक करते हैं गौरव का। शुक्रिया जय। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे धर्मशाला में चल रहे भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के 5वें टेस्ट मुकाबले से, जहां आखिरी टेस्ट मैच आज से धर्मशाला में शुरू हुआ। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड की पहली पारी जो है वो 218 रन पर सिमट गई है। इंग्लैंड का पहला विकेट आज बेन डेकेट के रूप में सामने आया, जिन्हें कुलदीप यादव ने 27 पर चलता किया। वहीं ओली पॉप को भी कुलदीप यादव ने ही आउट किया। उन्हें 11 के स्कोर पर कुलदीप ने चलता किया। कुलदीप के फिरकी के घेरे में जैक क्रॉली भी फंसे और 79 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे। कुलदीप ने इसके बाद जॉनी बेयरस्टो का विकेट भी झटक लिया, जबकि रविंद्र जडेजा ने जो रूट को 26 पर चलता किया। इंग्लैंड को एक और झटका दिया। वहीं कप्तान बेन स्टोक्स भी कुलदीप यादव का ही शिकार बने। टीम इंडिया इस सीरीज में 3-1 से आगे है। इस मैच में केएल राहुल की जगह देवदत्त पडिक्कल को शामिल किया गया है। भारत के दिग्गज अनुभवी स्पिनर आर अश्विन धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट मैच
आज खेल रहे हैं। अश्विन 100 टेस्ट खेलने वाले 14वें भारतीय क्रिकेटर हैं और दूसरे भारतीय स्पिनर हैं। धर्मशाला के मैदान पर अब तक सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें 2017 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। वहीं शारजाह में चल रहे डेफ T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इससे पहले बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाला मुकाबला रद्द हो गया था। इस टूर्नामेंट में भारत के पहले मैच में बांग्लादेश की टीम आंतरिक कारणों के चलते स्टेडियम में नहीं आ सकी, जिसके चलते भारतीय टीम को विजेता घोषित कर दिया गया था और टीम को 2 अंक दिए जाने का निर्णय लिया गया था। और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। कल खेले गए पहले दौर के मैच में श्रीकांत ने चीनी ताइपे के चाओ तिएनचेन को 21-15, 20-22, 22, 21-18 से शिकस्त दी। प्रतियोगिता के पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में युवा शटलर लक्ष्य सेन के सामने आज चीन के ली शी फेंग की भी चुनौती होगी। वहीं HS प्रणॉय को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में ही हार देखनी पड़ी। प्रणॉय को चीन के लू गुआंगजू ने 21-17, 21-17 से मात दी। वहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज अमेरिका की झेंग बेइवेन से भिड़ेंगी। कल खेले गए शुरुआती दौर में PV सिंधु ने मिशेल ली को शिकस्त दी। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में ही भारत के सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अंतिम 16 में मलेशियाई जोड़ी से आज उनकी भिड़ंत होगी। तो जय, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। शुक्रिया गौरव, इन खेल से जुड़ी खबरों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए मिड डे प्राइम में अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने आज रायसीना राउंड टेबल एट टोक्यो में भाग लिया। सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पड़ोसी देश चीन के साथ संबंधों पर खुलकर अपनी बात रखी। In the case of China, for example, is between 1975 to 2020, which is really 45 years, there was no bloodshed on the border. And in 2020 it changed. And today when we look at the, we can disagree on many things, but when a country actually sort of does not observe written agreements with a neighbor, then I think you have cause for concern here, because it then raises a question mark about the stability of the relationship and frankly about intentions. विदेश मंत्री ने लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर यमन के हौती संगठन के हाल के हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि समुद्री सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय है। As a voice of the global south, India is particularly conscious of this responsibility. Our development efforts today span 78 nations across different continents. Can India and Japan coordinate in regard to their development assistance? Sixth, the responsibility to safeguard and secure is no less onerous. Maritime safety and security have become particularly pressing concerns. We can see that at the Red Sea every day. We've just had the first casualties there in shipping. So have issues of cyber security. At the same time, the challenges of the past and the present remain very, very much with us. Counter-terrorism is a good example. It is also necessary to strengthen our defense capabilities for the benefit of the larger region. विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का हवाला देते हुए भारत के बढ़ते संबंधों की भी सराहना की। कहा कि यूके और यूरोपीय संघ के साथ भी वार्ता जारी है।
engagement with the world is getting deeper. And again, from the government point of view, we are trying to give it some shape, which is why we have done, in this term, 2 FTAs with UAE and Australia. We have an FTA with EFTA countries, which is very advanced, with UK and EU under negotiation, and a few others as well. So my urging would be really, that today business needs to stay pace with the government. रूस यूक्रेन संघर्ष पर जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध खराब हुए हैं। भारत सहित एशियाई देशों के लिए ये एक अवसर है क्योंकि रूस कई अन्य विकल्पों की तलाश में है। Because of the Ukraine conflict, today the Russia-Western relationship has broken down. Okay, economically it means that a lot of access which Russia had to the Western world is no longer there. And historically, Russia has always put a premium, that is the main access for them. So you actually have today the prospect of Russia turning more and more towards Asia. It can also turn to other continents, but I would say Asia is the most dynamic possibility for them. तो विदेश मंत्री इस वक्त जापान के दौरे पर, वहां से कई अहम बातें यहां पर निकल कर आ रही हैं। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।